देखिए लास्ट क्लास में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारा चीज पढ़े थे। एक शॉर्ट नोट के तौर पे आपको बता दें, हम बताए थे किसी वेक्टर को, सपोज करो वेक्टर हमारे पास ए है, ए को आप सिंपली रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स के अलोंग ए एक्स आई, और वाई के अलोंग ए वाई जे, और जेड के अलोंग ए जेड के करके तोड़ सकते हैं 3 डायमेंशन में। इसका आप मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो यही क्या हो जाता था, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये 3 डायमेंशन के लिए बताए थे, ठीक है। 2 डायमेंशन में यही चीज आपको हम ये बताए थे कि ए बराबर हो जाता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, आपको हम बताए थे। अच्छा, साथ में ये भी बताए थे कि ए एक्स इक्वल टू होता है ए कॉस थीटा हो जाता है, और ए वाई इक्वल टू हो जाता है ए साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। एक डायग्राम भी आपको हम बनाए हुए थे। इस डायग्राम में आपको बताया था कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है तो इसका 2 कंपोनेंट हो सकता है, एक x के अलोंग एक y के अलोंग। ये वाला कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा, है ना, जिसको आप ax बोलते हैं और इसको आप ay बोलते हैं इस कंपोनेंट का, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा a cos थीटा, और इधर वाले का मैग्नीट्यूड होगा a sin थीटा। आपको हम ये बताया जिसके साथ ये थीटा बनाता है, जरूरी नहीं कि ये x के अलोंग ही हो, ये y के अलोंग हो। हम इसको ax बोले चूंकि x की तरफ था, लेकिन जरूरी नहीं, अगर मान लो कोई नाम चेंज कर दे, इसको y बना दिया, तब भी ये ए कॉस थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ ये थीटा बनाता है वो ए कॉस थीटा होता है, इसका नहीं बनाता साइन थीटा, है ना। अकॉर्डिंगली आप दोनों का रेशियो निकाले थे तो आपको हम ये बताए थे कि टेन थीटा इक्वल टू हमारा निकला था ए वाई बाई ए एक्स। ये एक रिलेशन बताए थे, है ना, ए वाई बाई ए एक्स। मतलब इसका एक्स कॉम्पोनेंट और इसका वाई कॉम्पोनेंट दो तरीके से सोच सकते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट, यानी एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग, या दूसरी भाषा में थीटा जिसके साथ बना रहा वो नीचे, है ना, क्योंकि एक्स किसके थीटा जिसके साथ बना रहा, और जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा उसका वैल्यू ऊपर, है ना। इस पर आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर एंगल निकालने का, कि वी हैव, हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर है ए इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ 3i प्लस 4j दिया हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड, find the magnitude and angle the vector makes with x axis। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, सिंपल सी बात है, यानी एक्स वाई एक्सिस के टर्म में बात कर रहा है। ऐसे भी आई जे दे दिया तो एक्स वाई एक्सिस का ही काम आएगा, क्योंकि एक्स के तरफ का यूनिट वेक्टर आई होता है और वाई के तरफ का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे होता है। तो इधर हमारा वाई है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दो एक्सिस है, है ना, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस है, और यहाँ कहीं वेक्टर है, ऑरिजिन से जा रहा है ये वेक्टर, ये वेक्टर हमारा वेक्टर ए है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका थीटा बताइए, पहला चीज बोला इसका थीटा बताइए, मतलब एंगल जो एक्स एक्सिस से बना रहा है, और दूसरा नंबर चीज इसका मैग्नीट्यूड बताइए, है ना, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस, यानी आपको थीटा निकालना है और मैग्नीट्यूड यानी आपको मॉड ए का वैल्यू निकालना है, दो चीज निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि मॉड ए क्या होता है। जैसे यहीं पर देखो मॉड ए का वैल्यू समझना तो यहाँ आते वापस, अगर इसी का आपसे कोई पूछता कि मॉड ए बताइए, तब क्या करते, आप सिंपली क्या करते, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर करते, यही करते आप, है ना, क्योंकि रूल क्या होता है, आई के कॉम्पोनेंट, एक आई कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड आई 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 यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस जे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, मॉड ए रूट अंडर आई का जो मैग्नीट्यूड है 3 का स्क्वायर प्लस जे का जो मैग्नीट्यूड है 4 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, ये 5 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 16, तो रूट अंडर 25 आएगा, रूट अंडर 25 यानी 5 आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, पहला काम पूरा हो गया। दूसरा है ये थीटा चाहिए आपको। अब ये थीटा कैसे निकलेगा भाई, तो थीटा निकालने के लिए देखिए सिंपल सी बात, आपको इसको हमको बताइए कि एक्स कंपोनेंट क्या है इसका, एक्स का वैल्यू क्या है, ये जो ए है उसका एक्स कंपोनेंट का वैल्यू क्या है, इससे देख के बताइए, बताइए एक्स कंपोनेंट का वैल्यू कितना है और वाई कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताइए, इसके एक्स कंपोनेंट का वैल्यू और वाई कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, जल्दी बताइए, बताइए आई के, देखिए सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आ रहा,
तो ये i के आगे वाला यूनिट वेक्टर i के बाद i को छोड़ के जो वैल्यू होता है वो कहलाता है x कंपोनेंट का वैल्यू, और i को j को छोड़ के जो आगे का वैल्यू है y कंपोनेंट का वैल्यू कहलाता है। k को छोड़ के जो वैल्यू k कंपोनेंट का वैल्यू, तो आप k कंपोनेंट का वैल्यू, तो आप देख के बताइए i के आगे का वैल्यू कितना है, यूनिट वेक्टर i के आगे वैल्यू कितना है 3। तो कौन सा कंपोनेंट होगा, x की y, x कंपोनेंट, x कंपोनेंट हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। y कंपोनेंट का वैल्यू बोलिए 4। अच्छा अच्छा, आप लोग फॉर्मूला पढ़े टेन थीटा इक्वल क्या होता है, x कंपोनेंट बाय y कंपोनेंट के y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट क्या होता है। टेन थीटा का वैल्यू देखिए, y कंपोनेंट किसी वेक्टर का, जैसे मान लो a था तो a का y बाय a का x, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी a छोटा है तो a का y बाय a का x, ये ना होगा जी। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, है ना, ये ना होगा जी। टेन थीटा बराबर 4/3, ये आंसर हो गया। क्योंकि 4/3 का टेन थीटा आप नहीं जानते इसलिए आंसर छोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं तब क्लियर होगा। इस बार क्वेश्चन है b इक्वल टू दिया हुआ है -2i -2j। आपको करना क्या है, फाइंड वही मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड थीटा विच इट मेक्स विथ किसके साथ, मान लो एक्स एक्सिस पूछ रहा है, बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, पहले बताइए क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बोले, रूट अंडर -2 का स्क्वायर, मतलब x कंपोनेंट का वैल्यू का स्क्वायर, तो i का जो +-2 का स्क्वायर, +-2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बोलिए, 4 + 4 8 हो गया। ठीक है, अब रह गया थीटा, तो फिर से डायग्राम बनाते ताकि क्लियर हो, इधर x हो गया, इधर y हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर b, आपको चाहिए थीटा। ठीक है, आपको थीटा चाहिए, फॉर्मूला क्या है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है y कंपोनेंट का वैल्यू बाय x कंपोनेंट वैल्यू, ये क्या होता है ax बाय सॉरी ay बाय x, ये फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पर या इसको ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, यहाँ सिंपली लिखेंगे y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, है ना, या तो बोलो y कंपोनेंट का वैल्यू कितना है -2, x कंपोनेंट का वैल्यू कितना है -2, -2 क्या हो गया -2 कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1, और टेन थीटा 1 कब आता है जी, तब 1045 लिखते हैं, तो इसको 1045 कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू पता है 1 का, 1045 1 होता पता है ना, तो यहाँ 10 10 हटा दो, थीटा इक्वल कितना आ गया 45 डिग्री, निकल गया। तो चला थीटा और कैसे निकलता है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, बन जाएगा ना। अब जल्दी से एक और दे बता सकते हैं जल्दी से आप लोग, अगला क्वेश्चन जो देंगे क्या जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि c बराबर दिया हुआ, c बराबर दिया है -3i -j, बताइए जल्दी से बताइए c का मैग्नीट्यूड क्या होगा और थीटा क्या होगा, जल्दी से देखते हैं कौन कैलकुलेट करके बता सकता है। चलिए आप लोगों को कुछ सेकेंड का समय देते हैं, चीज आप लोग ध्यान देंगे, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ही लेते हैं यहाँ, हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ x बाय मैग्नीट्यूड ऑफ y लेते हैं, इसलिए माइनस साइन आने का कोई सवाल नहीं है। क्लियर, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब मान लो किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो इसमें क्वेश्चन आता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है, यूनिट वेक्टर along the given vectors, along the given vectors, आपको वेक्टर्स दे रहे हैं, अब इसके तरफ यूनिट वेक्टर बनाइए। चलिए वेक्टर है आपके पास, a बराबर है
3i माइनस 4j। आपको इसके अलावा यूनिट वेक्टर बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। दो क्वेश्चन बनाएंगे, एक ये है और एक आपके पास वेक्टर है b इक्वल टू 5i प्लस 12j। देखिए आपको पता है कि कोई भी जो वेक्टर होता है वो दो पार्ट से बना होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट वेक्टर। ध्यान समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज हम डायरेक्ट यूज करेंगे और आप वहां सवाल उठाएगा सर ये कैसे होगी। इसे ध्यान समझिए, कोई जो वेक्टर होता है दो पार्ट से बनता है। जैसे मान लो फोर्स बराबर दिया हुआ 5i, तो यहां पर f का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 5 है, और यहाँ यूनिट वेक्टर f का कितना है, वो i है। f का यूनिट वेक्टर ये i है। जरूरी नहीं कि f का यूनिट वेक्टर को f ही कैप करके लिखे, अगर x के अलोंग काम कर रहा है तो i देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि x y z के अलोंग, x के अलोंग y के अलोंग और z के अलोंग यूनिट वेक्टर फिक्स किया हुआ, या i है, ये j है, और ये z के अलोंग क्या होता है, k होता है। और x के उल्टा बताओ जी, माइनस x की तरफ क्या होगा, यूनिट वेक्टर का नाम बताइए। नेगेटिव x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर का क्या होगा वैल्यू, माइनस i। नेगेटिव y की तरफ माइनस j, नेगेटिव k की तरफ, z की तरफ माइनस k, नेगेटिव हो जाता है ना। तो इसका 5 हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया i। तो किसी भी वेक्टर का दो पार्ट होता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। यानी अगर यूनिट वेक्टर निकाला, इसको तो आप उल्टा सोचिए, यदि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। यदि आपको वेक्टर पता है, उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब मान लो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आपको ए कैप चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इसके वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। अब देखो आपका वेक्टर क्या है, वेक्टर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है 3i माइनस 4j, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, आप हमको बता सकते हैं मॉड ए आई क्या होगा, मॉड ए क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अरे आई के कंपोनेंट का मतलब देखो, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का एक्चुअली माइनस 4 का स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस 4 का स्क्वायर फुल ही हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, यानी 5 आ जाएगा। ये नीचे सिंपली क्या लिखा है 5, तो ये हो गया आंसर। समझ में आया। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है या किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना, तो यही फॉर्मूला है ना। ये एक वेक्टर है जो कि इसके डायरेक्शन में है। अब चलो बी का बताइए, तो बी के अलोंग यूनिट वेक्टर या बी का यूनिट वेक्टर निकालिए, तो बी का यूनिट वेक्टर फिर से क्या होगा, बी बाई इसका मैग्नीट्यूड। जल्दी से बताइए बी का जगह क्या हो जाएगा, 5 प्लस 12j। चलिए मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा इसका, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। करेंट डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा, यस सर 39 प्लस 12j प्लस कितना आएगा, ये रूट अंडर 13 आएगा। सॉल्व करोगे तो 59 आएगा, 169 आएगा। क्या सॉल्व कर सकते हो ना, है ना। बुक में क्या करते हैं, रूट हटेगा ना, ओ हाँ रूट हट जाएगा, सॉरी हाँ, सिर्फ 13 आएगा। इसको देखो बुक में तोड़ कर भी लिखा, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं 3/5 माइनस 4/5, ऐसा लिखता है कहीं बुक में। इसको भी बुक में तोड़ के ऐसा भी लिख देता है, देखो ऐसा ही टाइप नहीं छोड़ता, क्योंकि अलग अलग कर देता है। 5/13i प्लस 12/13j कर सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं, क्या कोई दिक्कत है क्या, ये आंसर हो गया। नहीं सर। क्लियर, चलिए यहाँ यस तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, है ना। जो लोग आराम से बैठा हुआ है, ना ना यूट्यूब का वीडियो जो देख रहा है, ना क्लास अटेंड कर रहा है, उन लोग का क्या स्थिति होगा, क्या रिजल्ट करेंगे, तो भगवान ही मालिक है। ऐसे काम नहीं चलता है। एनीवे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। अभी न्यूमेरिकल्स ना करके हम लोग एडिशंस ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को पहले हम क्लियर कर दें। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आते हैं। दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाए, ठीक है। लेट हमारे पास दो वेक्टर, लेट ए बराबर एक वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये जे है, प्लस ए जेड के, एक वेक्टर ये है। और बी बराबर एक वेक्टर है बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये दो वेक्टर है। आपको निकालना है ए प्लस बी। आप बता सकते हैं ए का एक्स कंपोनेंट क्या है, ए एक्स है। ए का वाई कंपोनेंट क्या है, ए वाई है। ए का जेड कंपोनेंट क्या है, ए जेड है। एग्जाम में आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम कंपोनेंट बोल रहे हैं, अगर एक्स कंपोनेंट बोले तो पूरा एक्स कंपोनेंट नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि ए का एक्स कंपोनेंट क्या है, तो आप ए एक्स आई नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा ए एक्स। ए एक्स आई उस कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसका कंपोनेंट पूछेगा सिर्फ एक्स बोलिएगा। कंपोनेंट मतलब वैल्यू पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है उस वेक्टर का जो एक्स की तरफ काम कर रहा है। तो इस वेक्टर का जो वैल्यू, ये एक्चुअली क्या है, अगर इसको थोड़ा तरीके से देखो तो ये क्या है, ये इक्वल टू क्या है, ये है ए एक्स एक वेक्टर, ए वाई एक वेक्टर, ए जेड वेक्टर, ये तीन वेक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड इनटू एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहां पर सॉरी, किसी वेक्टर को हम चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से, एक यूनिट वेक्टर इनटू उसका एक मैग्नीट्यूड। तो यहां पर जो ये वेक्टर है ए एक्स, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ एक्स। और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, क्योंकि एक्स का तरफ काम कर रहा है तो आई दे दिए है, ठीक है। तो एक्स को सिंपली, एक्स मॉड को सिंपली एक्स भी लिख सकता है, वही चीज तो यहाँ लिखे हैं, वही चीज तो यहाँ लिखे हुए है ना। इसलिए अगर आपसे कंपोनेंट पूछता तो आप एक्स बोलिएगा, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू बताया जाता है कभी भी, ठीक है, कभी भी क्लियर वैल्यू नहीं बताया जाता है, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या जी। देखो जिसके यस पल्ले सर। नहीं पड़ रहा बोला करो कि सर नहीं समझ में आता, आते जाओ जाते जाओ, कहानी जाते जाओ, कोई फायदा नहीं है उससे। अब दोनों को जोड़ दोगे तो कैसे जुटेगा, तो पहले लिखते हैं, देखो सिंपल सी बात है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी को रखो तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब देखो एक चीज याद रखना कि एडिशन में कभी भी एक्स वाला कंपोनेंट एक्स से जुड़ता और वाई वाला कंपोनेंट वाई से जुड़ता, मतलब ये पूरे पूरे इसी से जुटेगा, ये वाला फिर पूरे पूरे इससे जुटेगा, है ना। कैसे होगा देखो, एक्स वाला इससे जुटेगा तो ए एक्स प्लस बी एक्स साथ में रख के आई को अलग कर देंगे, इसका कहानी खत्म, इसका दोनों कहानी खत्म, क्योंकि दोनों से आई कॉमन था, कॉमन ले लिए बचे। अब आ जाओ वाई कंपोनेंट, तो ए वाई और बी वाई को साथ में रख के जे को बाहर निकाल देंगे, इसका कहानी खत्म। अब बचा जेड का, तो ए जेड प्लस बी जेड को साथ में रख के को बाहर निकाल देंगे। यानी अब देखिए, यानी दो वेक्टर को जोड़ने के बाद, मान लो इसको आर बोल देते हैं, ये दोनों वेक्टर जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसको रिजल्टेंट वेक्टर आर बोलते हैं। तो ये मिला जुला के हो जाएगा आर एक्स, ये हो जाएगा आर वाई, और ये हो जाएगा आर जेड। यानी आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में कि ए प्लस बी वेक्टर का, मतलब दो वेक्टर है ए और बी, दोनों को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आता है उसका एक्स कंपोनेंट बताइए। क्वेश्चन सुनिएगा, दोनों को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आता है, ए और बी को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आता है उसका एक्स कंपोनेंट बताइए। तो क्या होगा आंसर बताइए तो, दोनों को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आता है, दोनों को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आता है उसका एक्स कंपोनेंट का वैल्यू बताइए कितना है, जल्दी। आ रही तो है। क्या है एक्स कंपोनेंट वैल्यू बताइए दोनों को, आर एक्स है, और आर एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा वाई कंपोनेंट का वैल्यू क्या है दोनों को जोड़ने के बाद, आर वाई। ए वाई प्लस आर बी। वाई। जेड कंपोनेंट ए वैल्यू वाई क्या है, प्लस ए जेड प्लस बी। ए जेड प्लस बी जेड। क्या यस सर। क्लियर है क्या जी।
क्लियर है जी? एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट निकालना एकदम आसान है ना? एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देते हैं, जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन आप लोग रखे थे, चलिए क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा नीचे तक जाने दीजिए हमको। चलिए क्वेश्चन है ए बराबर, आप लोग तुरंत आंसर बताएगा, देखते हैं कौन आंसर बता सकते हैं। ए टाइप प्लस 6j प्लस 4k है और बी बराबर है 4i प्लस 3j है ना, 4i प्लस 3j प्लस क्या 2k। तो चलिए बताइए a प्लस बी दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से बताइए, आंसर डायरेक्ट बताइए हमको। और a माइनस बी भी बताइए, a प्लस बी भी बताइए और a माइनस बी भी बताइए। चलिए कौन बता सकता है, एकदम देखते देखते बताते जाना डायरेक्ट। x का x घटेगा, 12i ये बात है, 8 4 12 और i का i रह गया, इसमें बताइए 6 3 9 प्लस 9j प्लस प्लस 4 2 6। 6k। अच्छा ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछे कि a प्लस बी जो वेक्टर आया उसका जेड कंपोनेंट क्या है, क्या बोलिएगा? जेड 6k। वेरी गुड। हाँ, अब a माइनस बी करिए जल्दी से, 8 में से 4 घटाइए, 4i में से 3 घटाइए, माइनस 3j प्लस ही होगा, प्लस 3j प्लस 3j। 4 में से 2 घटेगा, प्लस 2k प्लस 4 बड़ा ना 2k। है। अगर b माइनस ए होता तब आपका कहना सही है कि माइनस आता, लेकिन b माइनस ए नहीं हो रहा। अब माने हमसे पूछते हैं कि a माइनस बी का जेड कंपोनेंट, सॉरी एक्स कंपोनेंट बताइए, तो क्या होगा? a माइनस बी का एक्स कंपोनेंट क्या है? 4 ठीक है। वही 4। अच्छा कभी कभी देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, a का वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस j, b का वैल्यू दिया हुआ है 3j माइनस के, और c का वैल्यू दिया हुआ है 6i माइनस 2k। ठीक है, और आपसे पूछता फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड a माइनस 2b प्लस 3c, ये निकालना आपको। कैसे करेंगे? तो a का a रहने देंगे, इसको सॉल्व करके कैसे बताना? यस तो देखो a का 2i वेक्टर प्लस j 2i प्लस j रहने देंगे। अब यस और माइनस 2 को के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा b का 3j माइनस k का यस पूरे का, और प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा किसका? c का, यानी c का 6i माइनस 2k है ना। 6i माइनस 2k। चलिए बताइए, तो 2i का 2i रह गया, माइनस j का रह गया। अब 2 से 2 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 6j, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2k। चलिए हो गया 18i, और ये हो गया माइनस माइनस 6k। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलिए अब i वाला i से जुटेगा, तो i वाला क्या है, एक ये i का है, एक ये i का है, दो ही ना i है जी, और तो कोई i नहीं है। 20i 18 2 20, पहले i वाला जोड़ते हैं, अब j को जोड़िए, j तो बहुत सारा देख लो। तो j ये वाला प्लस है ना, आए, ओ हाँ सही बात, प्लस j सॉरी प्लस। अब बताइए ये दोनों जोड़िए, j का ये दो ठो है, 5j माइनस 5j, माइनस है ना। अब k को जोड़िए, तो माइनस, प्लस 20 नहीं और ये k का k जुटेगा ना, यस सर माइनस 4k हो गया आंसर। हाँ ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। किसी तरह का क्वेश्चन अगर आप आता है तो हम लोग सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये देखो। अगर इनटू करना हो क्या इंटू करना होगा? तो a इंटू बी करना होगा, तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट पढ़ना होगा, हाँ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ाएंगे, है ना।
एक और न्यूमेरिकल है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। क्वेश्चन है कि एक बॉडी पर 3 फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, बॉडी पर 3 फोर्स काम कर रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन बोलते हुए आपको बता रहे हैं। एक बॉडी पर 3 फोर्स काम कर रहा है, तो पहले एक्स वाई जेड हम बना लेते हैं। इधर एक्स हो गया, वाई हो गया, है ना। यहाँ पर एक बॉडी है हमारे, यहाँ बीच में है बॉडी, इस पर 3 फोर्स काम कर रहा है। तो एक फोर्स काम दिखाया हुआ डायग्राम में, चलो डायग्राम में दिखाया हुआ, ये बॉडी है मेरा, और इस पर 3 फोर्स कैसे कैसे काम कर रहा है, देखो कैसे कैसे काम कर रहा है। एक फोर्स इधर की ओर काम कर रहा है, ठीक, F1 है। एक फोर्स इधर की ओर काम कर रहा है, और एक फोर्स इधर की ओर काम कर रहा है, नीचे की ओर, ठीक है। तीनों फोर्स तीन तरफ काम कर रहा है। एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बना डाला तो हो गया ना, एक आता ना प्रचार जी लाइव झिंगा लाला, वैसा ही समझ लो। ये थीटा, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ, ये दिया हुआ 37, ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, F1 का वैल्यू दिया हुआ, मतलब F1 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 10 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, F2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ कितना, ये दिया 6 न्यूटन। आपको क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ F3 एंड थीटा, दो चीज निकालना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देते हैं, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन, a body is acted by 3 forces and is in equilibrium. तो क्वेश्चन है कि 3 फोर्स पे काम कर रहा है लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मतलब उस पर लग रहा है नेट फोर्स क्या है, 0 है। 3 फोर्स काम कर रहा है फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो उस पर लग रहा है नेट फोर्स क्या है, 0 है। बात समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लग रहा है नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जानने वाली बात है, ठीक है। चलिए, आपको निकालना है थीटा और आपको निकालना है F3 के वैल्यू। चलिए इसको कैसे खोज करना, वी हैव बाय क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से क्लियर है कि नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का जोड़ क्या है, 0 है ना। थोड़ा समय लगेगा क्वेश्चन में, इसलिए घबराना नहीं। F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का फोर्स क्या है, तीनों का जोड़ 0 है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो अब बताओ, इसका भी x कंपोनेंट होगा, इसका भी x कंपोनेंट होगा, इसका भी x कंपोनेंट, इसका भी y, इसका भी y, इसका भी y, है ना। क्यों, किसी वेक्टर को, जैसे मान लो F1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, F1 को लिख सकते हैं F1 xi प्लस F1 yj, लिख सकते हैं इस तरह से 2 डायमेंशन में। यस सर। वैसे F2 को F2 xi, F2 को क्या लिख सकते हैं, F2 xi प्लस F2 yj लिख सकते हैं। F2yj। अब मान लो इसको भी लिख देते हैं इस फॉर्म में, इसको भी लिख देते हैं इसके फुल फॉर्म में, इसको भी लिखते हैं फुल फॉर्म में, और सबका x कंपोनेंट रखें, ठीक है। तो सबका x कंपोनेंट साथ में कैसे आएगा, देखो तो ऐसा आएगा क्या, देखो तो F1x प्लस F2x प्लस F3x के साथ i प्लस F1y प्लस F2y प्लस F3y j इक्वल टू 0। तो ये बताइए, ये स्टेप समझे कि नहीं आप लोग। हम इसको तोड़ दिए इस फॉर्म में, इसको तोड़ दिए इस फॉर्म में, अब बाद में क्या किया, i वाला को साथ में जोड़ दिए, j वाला को साथ में। यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पर F3 भी टूटेगा, F3 को वैसे टूट कर देंगे, F3xi प्लस F3yj, और सबको साथ में लेके जोड़ दें, है ना। यहाँ पर z कंपोनेंट नहीं है इसलिए k नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, तो चूंकि इधर 0 है, अगर मान लो
ए एक्स आई प्लस ए वाई जे बराबर 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। जब तक ये एक्स 0 नहीं होगा, ए वाई 0 नहीं होगा, टोटल का रिजल्ट 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जब ये टोटल 0 आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों 0 होगा, है ना? क्या? यस सर। कंपेयरिंग विथ अदर साइड। अदर साइड, ये अदर साइड हो गया। आप कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? यहां से निकल के आएगा कि f1x प्लस f2x प्लस f3x बराबर 0 आएगा, और साथ ही साथ क्या आएगा? f1y प्लस f2y प्लस f3y बराबर 0। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, नो सर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ स्टेप आ रहा है। अब यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, हम रिपीट करेंगे। ठीक है, क्लास में कंटिन्यू करना पड़ेगा, हम तुरंत फिर आप उसी लिंक से फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? कंटिन्यू करेंगे ताकि ये कम से कम कंप्लीट हो जाए। बोले यहां से लेके यहां तक में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे F1 F2 का कंपोनेंट निकाले ना, F1 xi प्लस F1 yj, उसी हाँ, तरह F3 का क्यों नहीं निकाले? F3 क्या निकाले ना? यहाँ F3xi यहाँ लिखती है, और F3yj यहाँ लिखे हैं, देखो यहाँ नीचे। पर यहाँ तो नहीं निकाले ना, नहीं मतलब लिखा यहाँ है? 0 इक्वल टू 0 जो करे हैं। तो 3 नहीं है, 3 तो यहाँ देखो। और यहाँ देखो, यहाँ साइड में देखो, एक ये पहला F1 का दिखा है, F2 का दिखा है, ये F3 का है। ओ यस सर, दिखा? यस हाँ, सर। तो तीनों का जोड़ यहाँ भी 0, तीनों का, यहाँ x कंपोनेंट का जोड़ 0, यहाँ y कंपोनेंट का जोड़ 0। ठीक है, अब देखिए, अब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालना भी तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अब निकालना पड़ेगा। तो चलिए हमको ये बताइए, f1 का कंपोनेंट x के तरफ कितना होगा और f1 का कंपोनेंट y के तरफ कितना होगा? f1 का कंपोनेंट x की तरफ क्या होगा बताइए तो? f1 sin 37 होगा F1 क्या? क्योंकि थीटा ऊपर बनाना, आपको बताए थे एक्स कंपोनेंट से मतलब नहीं कि हमेशा कॉस ही होगा। जिसके साथ ये थीटा बनाता है वो साइन होता है, जिसके साथ ये थीटा, ये वेक्टर है, ये एक्स है वाई है, जिसके साथ थीटा नहीं बनेगा साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा? F1 के ऊपर कंपोनेंट cos कितना थीटा, जाएगा? F1 cos cos 37। थीटा, चलिए F2 को तोड़िए तो दो भाग में, x की तरफ और y की तरफ, तो किधर टूटेगा? ये तो इधर इधर टूटेगा ना, इधर टूटेगा। ये कितना हो जाएगा? और ऊपर क्यों टूटेगा? कितना हो जाएगा? इधर वाला कितना हो बोलो तो? ये कितना हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट, F2 का एक्स कंपोनेंट यही होगा, इधर की ओर होगा। क्या होगा बोलो तो? F2 साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है ना जी, और ऊपर कितना हो यस जाएगा? सर। यस F2 F2 cos थीटा, cos थीटा। चलो F3 को तोड़ो तो, x की तरफ और y की तरफ। F3 को तो ये ऑलरेडी y की तरफ है, बस इसका एक ही टूटेगा x की तरफ। अब जल्दी से बताओ x की तरफ क्या होगा? ये 90 डिग्री है, बताओ जल्दी। F3 cos 90, वेरी गुड, F3 cos 90 होगा। F3 cos 90, यही तो मेन है जी। अगर ये समझ गया तो समझ लो कोई दिक्कत ही नहीं, यही मेन था। अगर हम लोग F1 को तोड़ दिए, है ना, जब कलर चेंज कर देते हैं, रुको, F1 को तोड़े किसमें किसमें? इसमें और इसमें। ठीक है, F2 को किसमें किसमें तोड़े? F2 को तोड़े हम इसमें और इसमें। और F3 को किसमें किसमें तोड़े? F3 को तोड़े एक तो इसमें, और एक इधर ही आ जाएगा, F3 ही रह जाएगा वो, क्योंकि थीटा होगा ही नहीं। क्योंकि देखो दोनों कंपोनेंट उसमें 90 डिग्री है कि नहीं? देखो तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट 90 डिग्री है, वैसे ही F2 वाला, दोनों हरा वाला 90 डिग्री है कि नहीं एक दूसरे पर? और थीटा के साथ cos थीटा है, और जिससे थीटा नहीं साइन थीटा है। वैसे यहाँ पर देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यस सर। नहीं सर। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं तो स्टेप पर आगे बढ़ जाते हैं। देख लो, देख लो यहाँ पर F1x का वैल्यू बोलो। अच्छा तो देखे नहीं हम लोग, चलो अब तो देख देख के बताना पड़ेगा ना। F1x का वैल्यू बोलो,
कहाँ गया? अरे तो देखिए यहां तक हम लोग आ चुके थे, है ना। अब यहाँ के बाद सॉल्व करना है इसको। और अब देखिए x कंपोनेंट, f1 का x कंपोनेंट कितना है बोलिए तो यहाँ लिखते हैं f1 साइन 37 डिग्री। f2 का x कंपोनेंट बोलिए तो f2 साइन साइन थीटा। अच्छा एक और बात, ये काम कर रहा है नेगेटिव x की तरफ ना, है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइनस साइन लेते हैं। क्योंकि देखिए f1 का तो काम कर रहा है x की तरफ, लेकिन f2 का किधर काम कर रहा है, x के नेगेटिव में, इसलिए माइनस f2 लेंगे। चलिए f3 का बताइए। F3 cos 90। हाँ f3 का क्या है, cos 90। वही माइनस के प्लस में, माइनस माइनस। नहीं x माइनस कैसे? नहीं माइनस नहीं, प्लस प्लस f3 cos 90 बराबर 0। काम फिनिश। अब चलो इधर में y कंपोनेंट बताओ तो f1 का, अरे ये वाला ये cos 37। y कंपोनेंट बताओ f2 का, cos थीटा। पूरा बताओ f2 cos थीटा। अच्छा वही y कंपोनेंट बताओ f3 का, सिर्फ f3 है ना, सिर्फ f3 वो भी नीचे की ओर F3 है, है और सिर्फ f3 वो भी नीचे की ओर, माइनस माइनस। कहानी खत्म, यहीं तक था। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करो बस इसको। f1 आपको हम बता दें साइन 37 का वैल्यू किसको याद है क्या, हम बताए हैं। f1 का वैल्यू पहले बताओ, f1 का वैल्यू 10 है, f1 का वैल्यू 10 है। साइन 37 का वैल्यू किसको याद है क्या है, कभी बताए थे हम, 3/5 होता है, हम बताए थे इसको, आप लोगों को नहीं याद है कोई बात नहीं, 6 साइन थीटा। अच्छा ये तो पूरे 90 cos 90 जीरो होता है, जीरो हो गया है ना, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो 6 साइन थीटा को क्या हम लोग 30/5 लिख सकते हैं क्या, इसको इधर इधर शिफ्ट करके। तो साइन थीटा बराबर क्या बचेगा देखो तो, साइन थीटा बराबर 30/5 इंटू 6, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 साइन थीटा 1 कब आता है, जब साइन कितना हो 90 डिग्री हो, तो थीटा बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। चलिए तो पहला पार्ट क्लियर हुआ, आपको थीटा निकालना था। 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, चलो जी तो बहुत अच्छा एक बात हुआ कि हमको थीटा पता चल गया, उस थीटा को यहाँ अप्लाई कर देंगे ताकि हमको f3 निकले। f1 पता है, f1 10 है। cos 37 का वैल्यू किसी को पता है, देखो 4/5 होता है। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, हम आपको सिखाए थे ये कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरह का, याद करिए, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि इसमें छोटा एंगल कितना होता है किसी को याद है, ये 90 में बताए थे, आपको ये बताए थे कि 37 ये वाला 37, ये वाला अगर 37 है और ये अगर 53 है, ठीक है, तो ऐसे में ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है ना। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहां से निकालिए तो cos 37 क्या होगा और sin 37 का, यही 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 याद रखना है। ये स्पेशल डायग्राम है। बताइए cos 37 क्या होगा, cos 37 निकालिए b/h, यहाँ पर h क्या ये वाला होगा, b/h यानी 4/5, और sin 37 क्या होगा p/h यानी 3/5। तो ये ट्रायंगल आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है ये। आपको 37 का वैल्यू नहीं बताया जाएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आपको इसको याद रखना है, ये स्पेशल ट्रायंगल है। तो अगर ये 90 है, ये सबसे ज्यादा वाला के सामने सबसे ज्यादा, 37 के सामने 3, 54 के सामने 4, याद रखना है। याद रखने का तरीका है, सबसे छोटा वाला के सामने सबसे छोटा, उससे बड़ा वाला के सामने उससे बड़ा, 3 4 5, याद भी ना सामने 3 4 5, 37 53 90, 180 डिग्री है। निकल गया। f2 का वैल्यू बोलिए जल्दी, f2 वैल्यू कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ। F2 cos 90 6 माइनस f3 कहाँ थे?
cos 90 क्या होता है जी? अरे cos 90 जीरो होता है जी। क्या cos 90 जीरो तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? cos 90 जीरो बटेगा तो आ रहे हैं, बोलिए। 40/5 बस हो गया, आ रहे हैं। माइनस F3 इज इक्वल टू 0। 8 न्यूटन आंसर हो गया। ठीक है।